अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा जनाब, तो यहाँ तक के बात क्लियर है भाई कि डिवाइड इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? कि भाई जब हम डिवाइड करते हैं दो टर्म को, तो उसमें यकीनन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दोनों नंबर परफेक्ट डिविजिबल हो सकता है नॉट परफेक्ट डिविजिबल हो, उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बचता हो। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? एक ओवरफ्लो वैल्यू होती है जो कि EDX स्टोर करता है अपने अंदर, और जो है हमारे पास EAX में एक्चुअल कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है। अब सवाल यह आया था कि भाई पॉइंटिंग वैल्यू को किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे। तो हमारे पास कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स यूनिट होते हैं, वो अपकमिंग लैब में हमारे पास आएंगे, जिसमें हम वहाँ पर स्टैक मेमोरी वगैरह को यूज करते हुए उस फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। सही है, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास क्या है कि भाई ये अगर डिवाइड के इंस्ट्रक्शन है तो उसमें किस तरीके से वर्क फ्लो होता है, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक असेंबली लैंग्वेज है और इसमें बाकायदा पूरी मेमोरी में हम लोग खेल रहे होते हैं। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि भाई ये सी शार्प की तरह है कि भाई दो नंबरों को आपस में क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, या कोई पॉइंटिंग वैल्यू बहुत इजीली होगी। इसमें हमें बाकायदा मेमोरी वगैरह में इंस्ट्रक्शन से खेलना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास लैब नंबर, अच्छा इसकी एक और एग्जांपल हम लोग करते हुए चलते हैं कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 7 + 2 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पे आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 9। अब ये वाली हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। जी जनाब, सारी चीजें सारे खेल में आपको समझाऊंगा, आप टेंशन नॉट। अभी जिस पर हम खेल रहे हैं आप उसको कंसंट्रेट करें। अभी आएगा वेरिएबल, अगली लैब में आएगा, लैब नंबर 4 में। अभी लैब नंबर 3 से निकल, वो 2 से निकल जाए, 3 पे आते हैं, फिर 4 पे भी ये तमाम चीजें आ जाएंगी, टेंशन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक अदद इंस्ट्रक्शन है, एक अदद एक्सप्रेशन बन गई पूरी कि भाई यहाँ पर 7 + 2, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो रहा है कि भाई 8, फिर -5 डिवाइडेड बाय 9। ये एक अदद हमारे पास क्या है कि एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमें पता है कि भाई सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी होती है। अगर मैं यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें सबसे हायर प्रेसिडेंट किसकी होती है? डिवाइड की, उसके बाद मल्टीप्लाई की, उसके बाद फिर इन दोनों में से। ऐसा ही होता है। लेकिन क्लास हमने एक चीज ये नोटिस करी कि इस टाइम अगर यहाँ पर इन दो नंबरों को देखा जाए, इन दो नंबरों को देखा जाए तो दोनों एक छोटे से नंबर हैं। तो इसमें यकीनन अगर हम किसी भी रजिस्टर में डालेंगे, इवन AX में डालेंगे या EAX में डालेंगे या EBX में डालेंगे, तो आपको लगता है कि जब ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें कोई ओवरफ्लो की वैल्यू बनेगी? कुछ लगता है ऐसा? नो सर। बिल्कुल नहीं लगता। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले उठाऊं, इस ऑपरेशन को, तो मेरे पास अगली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी कि भाई 7 + 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास? 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 5, उसके बाद आएगा -5 डिवाइडेड बाय 9। कुछ ये इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। अब फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास इन चार ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। अब बचे कौन से तीन ऑपरेशन? डिवाइड, माइनस और प्लस। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको कोड करते हुए चलते हैं कि भाई मैंने मूव EAX में वैल्यू मैंने दे दी थी गालिबन 8, और मूव
ई बी एक्स में मैंने वैल्यू दे दी थी 2। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करवाया कि भाई मल्टीप्लाई ई बी एक्स। अब मुझे बताएं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, चलो पेंट को यूज करते हुए चलते हैं, वरना क्लास में तो हम लोग बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास रजिस्टर एक्यूमुलेटर है, ये रजिस्टर बेस है, ये रजिस्टर काउंट है और ये रजिस्टर डेटा है। ये 4 रजिस्टर हैं। अभी हमने यहां पर नोटिस कीजिए कि सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी, मूव ई एक्स कॉमा 8। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ए एक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू चले गई, 8। और इसी तरीके से दूसरी इंस्ट्रक्शन हमने क्या दी कि भाई ई बी एक्स में 2 प्रिंट करवा दो, तो हम 2 स्टोर करवा दो, तो हमने यहाँ पर इसमें 2 स्टोर करवा दिया। अब क्लास तीसरी इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, तीसरी इंस्ट्रक्शन में हम ये कह रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई करवा दो ई बी एक्स की वैल्यू को। अब किससे ये असेंबली में पता है किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कहां जाके स्टोर होगा, कहां जाके स्टोर होगा, असेंबली में। तो ये चीज डिफाइन है ना कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा है कि भाई ई ए एक्स से कौन, ई बी एक्स। तो अब ई बी एक्स में यहाँ पर 2 वैल्यू है और ई ए एक्स में हमारे पास 8 वैल्यू है, तो 2 8 जा 16, तो 16 कहाँ स्टोर हो जाएगा, 16 ई ए एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इजीली कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास इस टाइम, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे आ गया 16, ये कह सकता हूं। तो अब यहां पर इस इंस्ट्रक्शन के बाद मेरे पास, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि भाई ई ए एक्स में मेरे पास वैल्यू आ गई 16। अब उसके बाद मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ ये वाली बन गई, मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ ये वाली बन गई। अब इस टाइम ई ए एक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मेरी डिजायर वैल्यू है विच इज 16। अब हमें करना है कि इन दोनों पे ऑपरेशन लगाना है। अब ई बी एक्स आप समझते हैं कि मेरे पास अब ये जो 2 की वैल्यू है वो यूजलेस हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक वैल्यू उठाता हूं, मूव ई बी एक्स में मैंने 5 दे दिया और मूव ई सी एक्स में मैंने 9 दे दिया। अब यहां पर इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं कि डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो किसको, ई सी एक्स। तो आपको लगता है कि भाई इससे इंपैक्ट किस पे पड़ेगा अल्टीमेटली, आपको पता है कि ये ईबीएक्स से डिवाइड करेगा 9। डिवाइड के लिए हमेशा ईएक्स रजिस्टर चाहिए, अभी हमने पढ़ा। तो अब ईएक्स में हमारे पास 16 वैल्यू पहले से मौजूद है, तो अब हमें सबसे पहले इस 16 वैल्यू को किसी और रजिस्टर में ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूं समझ लें कि मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ मल्टीप्लाई के बाद, अभी मैं इस इंस्ट्रक्शन को भी नहीं लिख रहा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले, क्योंकि डिवाइड जब मैं इन दो ऑपरेशन, दो वैल्यू को कर रहा हूँ, तो यकीनन इनमें से या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई एक्स में होनी चाहिए। ऐसा है या नहीं। तो अब हमारे पास 5 डिवाइड होने जा रहा है किससे, 9 से। तो सबसे पहले हमारे पास जो 16 वैल्यू थी, 16 वैल्यू थी हमारे पास, वो क्या थी, ई एक्स में थी। ये एक्स भी लिख दें सर, यहाँ पे आएगा ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई मैंने पहले ई एक्स की वैल्यू को संभाल कर ई सी एक्स में रख लिया। मैंने कह दिया कि भाई मूव ई सी एक्स कॉमा ई ए एक्स। तो अब इसका मतलब ये है कि यहां से उठ के वैल्यू 16 जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, जो डिजायर वैल्यू थी, जो काम की वैल्यू थी, वो ए एक्स से उठकर सी एक्स में आ गई, राइट।
अब उसके बाद क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू सी एक्स में स्टोर करवा दी। अब ए एक्स रजिस्टर जो है वो फारिग हो गया, अब इसको यूज किया जा सकता है। तो अब इसको यूज किस तरीके से करेंगे, अब इसको यूज इस तरीके से करेंगे भाई, मैंने यहां पर वैल्यू ले ली 5 डिवाइडेड बाय 9, तो अब मैं यहाँ पर मूव ई एक्स कॉमा 5 वैल्यू ले ली, और उसके बाद मूव ई बी एक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 9। अब मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ डिवाइड ई बी एक्स। तो अब मुझे बताइए कि क्या 5 और 9 क्या आपस में परफेक्ट डिविजिबल हैं या नहीं, क्या ये दोनों परफेक्ट डिविजिबल हैं? यकीनन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, इसमें है 9, इसमें है ई एक्स में है 5, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी जाएगा। तो अब क्या होगा कि एक्चुअल वैल्यू कोएफिशिएंट किस में जाएगा, मेरे पास 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ, 5 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो 5 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन उसका छोटा आता 5। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 4, रिमाइंडर 4 बचा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ई डी एक्स में हमारे पास 4 चले जाएगा और ई ए एक्स में कितना जाएगा 1। तो अगर मैं यहां पर अपने इस प्रोग्राम को चेक कर लूं और आखिरी वैल्यू को इंप्लीमेंट करके चेक कर लूं कि भाई क्या आखिरी वैल्यू हमारे पास जा भी रही है या नहीं, इस तरीके से इंटीजर वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ इसको कमेंट आउट नहीं किया, तो यहाँ पर इसको प्रेस F11, तो यहाँ पर स्टेप ओवर मल्टीप्लाई ई सी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ई एक्स में 5 वैल्यू चले गई, ई बी एक्स में 9 वैल्यू चले गई। जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डिवाइड करने के बाद क्लास 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस टर्म की बात कर रहे थे इस तरीके से, तो अब दोबारा से इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया। थोड़ी वैल्यू इंटरचेंज हमने कर दी, दैट्स इट।
इसको इस तरीके से। अब ये मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है ऐसी कि इस टाइम मेरे पास EAX में 1 स्टोर हो गया और EDX में मेरे पास रिमाइंडर इसका मौजूद है। ECX में 16 अभी मेरे पास मौजूद है क्योंकि ये मेरे पास डिजायर वैल्यू थी। अब अगर नोटिस किया जाए तो मेरी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि भाई 7 फिर प्लस फिर ये 16 किस में स्टोर है, ECX में स्टोर है। अब माइनस के बाद अब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो एक्चुअल रिजल्ट क्या आया 1, जबकि रिमाइंडर मेरे पास अभी स्टोर है किसमें, EDX में। रिमाइंडर किसमें स्टोर है, EDX में। तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व होने के बाद कुछ इस तरीके से हो गई। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये 16 वैल्यू मेरे पास ECX में मौजूद है और ये 1 वैल्यू किस में मौजूद है, EAX में मौजूद है। तो मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ इसको मजीद सॉल्व करने के लिए। वो कौन सी, कि भाई सब्ट्रैक्ट कर दो ECX की वैल्यू से EAX की वैल्यू। तो अब मुझे बताइए कि जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो ECX की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 15 हो जाएगी। अब ये 15 होने का मतलब क्या होगा, वो हेक्साडेसिमल में जो भी वैल्यू स्टोर हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू 15। और 15 किस में स्टोर हो जाएगी, CX में, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर क्या है, CX मौजूद है। अब ये वाली एक्सप्रेशन मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास इस कुछ इस तरीके से हो गई कि भाई 7 प्लस 15। अब ये इतनी होगी। अब इसका आउटपुट मेरे पास क्या आना चाहिए पूरी एक्सप्रेशन का, कि भाई 7 को जब हम 15 से प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 22। तो अब मुझे बताइए कि भाई CX में वैल्यू 15 है, अब इसको हमें ऐड करवाना है फाइनली किससे, 7 से। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई ऐड करवा दो ECX को किसके साथ, 7 के साथ, और स्टोर किस में कर देगा, ये CX में कर देगा। तो फिर फाइनली मूव EAX ECX, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मेरे पास EAX में आ जाएगी। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पर कॉल राइट डेसिमल करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 12 ये मेरा डिजायर आउटपुट आएगा। और रिमाइंडर जो है वो बचा हुआ है, अगर आप देखा जाए तो रिमाइंडर अभी भी यहाँ पर स्टोर है EDX में। तो इसकी वैल्यू 22.4 समथिंग आएगी। तो रिमाइंडर ये 22 जो है वो एक्चुअल कोएफिशिएंट की वैल्यू है और रिमाइंडर इसका भी 4 है। तो ये यकीनन मेमोरी में कोई ना कोई पॉइंटिंग वैल्यू है, क्योंकि हम रजिस्टर्स वगैरह में खेल रहे हैं तो रिमाइंडर EDX में स्टोर हुआ हुआ। अब आपके पास जो है वो लैब नंबर 2 में कुछ एक्सरसाइज थी जो आप लोगों को लैब नंबर 2 के टास्क में करनी है, उसको सुन लीजिएगा कि पहला टास्क तो आप लोगों ने ये करना है कि भाई 2 नंबर आप लोगों ने लेने रजिस्टर्स में, उन दोनों नंबरों को डिवाइड करवाना है और साथ साथ प्रिंट भी करवाना है उसका कोएफिशिएंट और उसका रिमाइंडर। ये तो हो ही जाएगा। अब उसके बाद ये कुछ एक्सप्रेशन है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है कि भाई 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4, इन सब का कोड लिखना है और उसका आउटपुट लिखना है आप लोगों ने। और इसी तरीके से आप लोगों की ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी स्टेप बाय स्टेप। चाहो तो आप लोग कमेंट लिख देना कि भाई इस टाइम कौन से स्टेप में कौन सी वर्किंग हो रही है, ताकि आसान हो जाए मुझे भी आप लोगों को भी। सही है भाई, ये वाला टास्क हो जाएगा। एक्नॉलेज करो क्लास। जी सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए ग्रेट। जी जी कोशिश कीजिएगा, बाकी
कर लेंगे किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास लैब नंबर 3 क्या है भाई, असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल 2। इसमें आइडेंटिफायर्स आ जाएंगे। सी शार्प में पता है आप लोगों को आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लाइक वेरिएबल हमारे, सही है। पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद जो लिखते हैं वेरिएबल का नाम, वो हमारा आइडेंटिफायर होता है। तो इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं। क्या आइडेंटिफायर्स के इन्होंने रूल्स बता दिए कि भाई आइडेंटिफायर, ये एक प्रोग्रामर की चॉइस होती है, कुछ भी नेम से वेरिएबल बना ले, बट उसके करेक्टर की रेंज है वो ये है, इंक्लूडिंग डिजिट। ये 1 से 247 कैरेक्टर के दरमियान आपका आइडेंटिफायर होना चाहिए। केस सेंसिटिव नहीं होता, छोटा लिखो बड़ा लिखो, इट्स अप टू यू। अगर कोई वेरिएबल आपने यूज किया है वार के नाम से, आप तमाम लेटर, उसके तमाम एलिमेंट जो है वो क्या है, केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल है, आप उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हो कैपिटल लेटर्स में, तो वो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, वो केस सेंसिटिव नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, जो कि नॉर्मल हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है वेरिएबल्स के लिए वगैरह पे, पहला कैरेक्टर आपका लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। लेकिन एट द रेट, क्वेश्चन मार्क और ये सब्सिक्वेंट कैरेक्टर आल्सो मे बी द डिजिट, उसके हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, या तो कोई लेटर होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। An identifier cannot be the same as assembler reserved keyword, जैसे कि C शार्प में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई for के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बनता, क्योंकि for जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड है। while के नाम से नहीं बन सकता, if के नाम से नहीं बन सकता, else के नाम से नहीं बन सकता, सही है, abstract के नाम से नहीं बन सकता। इसी तरीके से यहाँ पर भी असेंबली लैंग्वेज के जो कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं, जैसे कि वर्ड, वर्ड क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि अभी वेरिएबल में बनाएंगे। इसी तरीके से आपके पास, अब इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए है कि भाई आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो कि भाई var1 काउंट, डॉलर के साथ, अंडरस्कोर के साथ, मैक्सिमम और ओपन फाइल ब्ला ब्ला, ये वेरिएबल हमारे पास वो बन सकते हैं, आइडेंटिफायर बन सकते हैं। बट डिफाइनिंग डाटा एंड इट्स डाटा टाइप, अब यहाँ पे कुछ डाटा टाइप्स वगैरह बताएंगे सर असेंबली लैंग्वेज में। भाई ये क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होते हैं, वॉइस में बात कर लें जरा। नहीं तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखो ना, किसी भी वेरिएबल में कोई स्पेस थोड़ी दिया हुआ है, स्पेस अगर दे दोगे तो वो वेरिएबल ब्रेक हो जाएगा, जैसे नॉर्मल रूल होता है हमारे पास। अब ये कुछ डेटा टाइप्स है हमारे पास, बाइट, एस बाइट, इन सब के साइज क्या होते हैं, 8 बिट के होते हैं, अनसाइन इंटीजर कहलाते हैं या साइन इंटीजर कहलाते हैं। इसको अगर हम बोलेंगे साइन इंटीजर बोलेंगे, और ये बोलेंगे हम लोग अनसाइन की बात करेंगे। फिर इसी तरीके से वर्ड, एस वर्ड, ये क्या कहलाते हैं, ये इसका डबल होता है, यानी बाइट का डबल होता है वर्ड, और वर्ड का डबल होता है डी वर्ड, और डी वर्ड का डबल होता है क्वाड वर्ड। तो याद रखिएगा, बाइट इज ऑलवेज 8 बिट, वर्ड इज ऑलवेज 8 का डबल 16, डी वर्ड इज ऑलवेज डबल ऑफ वर्ड 32 बिट, एंड क्वाड वर्ड क्या होता है हमारे पास 64 बिट, डी वर्ड का या एस डी वर्ड का डबल, यानी डबल ऑफ 32 बिट 64 बिट। फिर उसके बाद टी वाइड हमारे पास 80 बिट का होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर रियल 4, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रियल टाइप का वेरिएबल। इसी तरीके से रियल में भी हमारे पास 4 बाइट, 8 बाइट और 10 बाइट IEEE के फॉर्मेट में ये एक्सटेंडेड रियल कहलाता है, ये लॉन्ग रियल कहलाता है, और ये शॉर्ट रियल कहलाता है। दीज ऑल आर द डेटा टाइप्स ऑफ एनी आइडेंटिफायर। डायरेक्टिव्स, जनाब डायरेक्टिव्स के बारे में कौन क्या बताएगा, कमांड दैट ऑर्गेनाइज एंड एक्ट अपॉन बाय द असेंबलर, के नॉट पार्ट ऑफ इंटेल इंस्ट्रक्शन
सेट डायरेक्टिव डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम वेयर एज इंस्ट्रक्शन डू। भाई डायरेक्टिव क्या बताए थे, कौन कितने टाइप के डायरेक्टिव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी है भाई। दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है कोड, यूज द डिक्लेयर कोड, data area, select memory model, declare procedure, these all are the directive, not a case sensitive, it organized dot data। आप यहाँ पर ये केस सेंसिटिव, ये क्या होता है हमारे पास दो डायरेक्टिव हैं, एक हमारे पास है डाटा और एक होता है कोड। आप इसको कैपिटल में लिखो, बस स्पेलिंग सही लिखना, इसको आप इस तरीके से लिखो, स्पेलिंग सही लिखना, दिस ऑल आर वर्किंग। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे दी कि भाई हमारे पास वेरिएबल किस तरीके से बनते हैं, कि अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल इन्होंने बनाया है माई बार के नाम से, ये उसकी रख दी डाटा टाइप डी वर्ड और ये उसकी वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये डी वर्ड भी एक क्या हो गई, डायरेक्टिव हो गई। इसी तरीके से ये मूव इंस्ट्रक्शन क्या है कि इस डायरेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्टिव हमारे पास कौन कौन सी है भाई, हमारे पास डायरेक्टिव अभी जो हमने पढ़ी वो ये भी दोनों डायरेक्टिव हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, कि मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया फॉर एग्जांपल माई बार के नाम से, और इसकी टाइप मैंने दे दी डी वर्ड। अब ये डी वर्ड जो ये वेरिएबल है ना, इसमें मैंने वैल्यू जो दी है 26, तो क्लास याद रखिएगा कि मुझे अगर आप लोग ये बताएं कि मैं क्या ये वाला काम कर सकता हूं, यानी अगर मैंने लिखा ए एक्स कॉमा माई वाई, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है या नहीं। मैंने एक रजिस्टर ले लिया ए एक्स का और एक रजिस्टर वेरिएबल, तो नोटिस कीजिए जब मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा ना तो ये मुझे एक एरर देगा। दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमने पढ़ा था एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन में कि भाई हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों या तो रजिस्टर हो सकते हैं या तो दोनों क्या हो सकते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन दिस ऑलवेज डेस्टिनेशन ऑलवेज लाइक कंटेनर या वेरिएबल। लेकिन जनाब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखिए कि भाई रजिस्टर यहाँ पे जो एज ए डेस्टिनेशन के तौर पर यूज हो रहा है, उसका साइज कौन बताएगा मुझे, इसका साइज क्या है, क्या ये 32 बिट का है, क्या ये 16 बिट का है, या ये 8 बिट का है, कौन बताएगा ये 16 बिट का है। और यहां पर नोटिस कीजिए डी वर्ड है, और ये डी वर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डी वर्ड जो है गालिबन वर्ड का डबल है, 16 का डबल है 32। तो अब जब सवाल मैंने आपसे पूछा है कि क्या ये 32 बिट की वैल्यू 16 बिट के रजिस्टर में एक्सेप्टेबल है या नहीं, सही है, तो ये यकीनन एरर आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करके देख लेता हूँ कि ये एरर को समझिएगा, ये एरर एक्चुअल देगा क्या। इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड मस्ट बी द सेम साइज। अब इसने एक रूल बता दिया कि भाई इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड दोनों ऑपरेंड किसी भी एड्रेसिंग मोड में दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसको EAX कर दूं तो इसका मतलब ये है कि जनाब कि अब इस माई वार की वैल्यू क्या का साइज क्या है, डबल वर्ड, इसका मतलब ये 32 बिट की वैल्यू 32 बिट का वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू है 26। अब वो 26 जो है वो इसमें एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ऑपरेंड क्या हो गए, सेम साइज हो गए। तो अब जब मैं इसको बिल्ड करूंगा तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, ये सक्सेसफुली बिल्ड कर देगा। और अगर मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना है तो कॉल राइट डेसिमल, मैं जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये मुझे 26 की वैल्यू ला के दे देगा।
ठीक है जनाब। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, हाँ अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो उसका सिंटैक्स ये होता है। आप यहां पर इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये आपने कर दिया कि भाई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, देन उसके बाद आप यहां पर कोई भी वैल्यू दे सकते हो कि भाई मूव माय var, 10। अब आप यहां पर वैल्यू इसको दे रहे हो और इसका मतलब इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि भाई मूव कर दो EAX में वैल्यू माय var की, सॉरी माय var कह दिया मैंने, माय var। तो अब इसका मतलब यह है कि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन में चलाऊंगा तो मेरे पास EAX में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जनाब, 10 वैल्यू आनी चाहिए और 10 को इसने डिस्प्ले करना चाहिए। तो मैं यहां पर इसको चला के देख लेता हूं। तो यहां पे देखिए मेरे पास ये 10 वैल्यू आ रही है। अच्छा अब यहां पर आगे जाके ना यूजर से इनपुट लिया जाता है, वो भी लेंगे आने वाली लैब्स में। अभी सिर्फ हमने यहाँ पर ये टेस्ट किया कि भाई वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर लें और उसके बाद आगे जाके वैल्यू दे दें। अब यहाँ पर आप कोई यूजर से भी इनपुट वैल्यू करवा सकते हो। तो वहां पर जैसे आप लोग यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए राइट डेसिमल या राइट इंटीजर लेते हो ना, तो वैसे वहां पर आप लोग वहां क्या लोगे, रीड डेसिमल, रीड इंटीजर या रीड बाइनरी, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये वाला हमारे पास अरवाइन हमें प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, उसके लिए भी, यूजर इनपुट के लिए भी। तो जनाब यहाँ पे हमने डायरेक्टिव को भी देख लिया, एक सैम्पल इंस्ट्रक्शन को भी देख लिया। अब इंस्ट्रक्शन के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि भाई एन इंस्ट्रक्शन इज द स्टेटमेंट दैट बिकम एग्जीक्यूटेबल व्हेन अ प्रोग्राम इज असेंबल्ड। ये हमारे पास क्या होती है कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि प्रोग्राम क्या करता है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए असेंबल करता है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन आर ट्रांसलेट बाय द असेंबलर इनटू मशीन लैंग्वेज बाइट व्हिच आर लोडेड एंड एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू एट रन टाइम। तो तमाम इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको कौन ट्रांसलेट करता है, हमारा असेंबलर, और मशीन लैंग्वेज के बाइट में जनरेट करता है और उसको कौन रीड करता है, हमारा सीपीयू एट रन टाइम। वी यूज द इंटेल आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन सेट। तो जो हम लोग यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोग इंटेल पे बात कर रहे हैं, 8086 माइक्रो प्रोसेसर पर हम वर्किंग कर रहे हैं बाय यूजिंग अरवाइन लाइब्रेरी। आगे जाके आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो हो सकता है आपके टीचर आपको रिस माइक्रो प्रोसेसर पे काम करवाएं, तो वो उसका सिंटैक्स ज़रा इससे डिफरेंट है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यही होगा वहाँ पे जाके, अगर आपके टीचर ने आर्किटेक्चर में इम्प्लीमेंटेशन करवाई। वरना तो ये MS लेवल पे हम लोग ने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो उसमें हमने रेस माइक्रो प्रोसेसर पे काम किया था। तो उसमें असेंबली लैंग्वेज ऐसी ही थी, लेकिन सिंटैक्स ज़रा डिफरेंट था, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट होता है तो कुछ जो है ना आर्किटेक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। तो आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वाइज हमें काम करना पड़ता है। इस टाइम जो हम लोग काम कर रहे हैं वो इंटेल आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे, राइट। तो ये आपके थ्योरी के टीचर भी आपको पूरा बताएंगे कि भाई कौन से माइक्रो प्रोसेसर पे वर्किंग चल रही है और वॉट एवर। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन कंटेन द लेबल्स, ये ऑप्शनल है। हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसमें हम लेबल यूज कर रहे होते हैं, एक्ट एज प्लेस मार्कर। अब ये जरूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन में हम लेबल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन लेबल जब इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे आएंगे, इफ एल्स पे, तो वहां पे डायरेक्ट इफ एल्स यूज नहीं हो रहा होगा, वहां पे ये लेबल यूज हो रहे होंगे। कि गो टू स्टेटमेंट आप लोगों को पता होगी ना कि C# में गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी, चलो मैं इसकी एग्जांपल दे ही देता हूँ आप लोगों को, आगे आएगा ये। मैंने यहाँ पर लेबल किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया XYZ। और लेबल बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पे कॉलन लगाते हो यहाँ पे। अब इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने इधर एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई मूव EAX,
1। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि भाई इंक्रीमेंट कर दो EAX की वैल्यू को, और फिर मैं यहाँ पर JMP यूज करता हूं जंप, और जंप कहां पे चले आए वो XYC पे। तो अब ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन का मतलब समझिएगा कि यहां पर इसका वर्क फ्लो क्या होगा। अब इसको कहते हैं कि अनकंडीशनल जंप। यह भी लैब नंबर 4 का पार्ट है हमारा, लेकिन मैं सिर्फ अभी लेवल की बात बता रहा हूं कि यहां पर लेवल क्या चीज है। क्लास ये है हमारा लेवल, और इस लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, एक जंप करवा रहे हैं, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बनाएगा। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर डीबग करता हूं, तो इसका वर्क फ्लो देखिएगा, इसका वर्क फ्लो क्या होगा। अब ये देखिए कि पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव EAX, 1। अब यहाँ पर EAX की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई, 1 इनिशियलाइज हो गई। अब ये कर रहा है इंक्रीमेंट। अब इसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट करके इसकी 2 की वैल्यू को, 1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 1 के साथ 2 बना दिया। अब ये क्या कह रहा है कि जंप कर जाओ वापस इस लेवल पे। अब जब मैं स्टेप ओवर करूंगा, दोबारा से इस लेवल पे आ गया, और इसने दोबारा से इस इंस्ट्रक्शन को चला दिया। अब मैं चलाता जाऊंगा, तो ये इंस्ट्रक्शन मेरी चलती जाएगी जब तक कि मैं खुद इस प्रोग्राम को बंद नहीं करूंगा। इसको कहते हैं अनकंडीशनल जंप। यहां पर लेवल ये है, ठीक है जनाब। तो मैनुअल में मजीद क्या कह रहे हैं कि भाई लेवल ये ऑप्शनल है, या हम अपनी कंडीशन अगर यूज करनी है तो करते हैं, वरना। अब उसके बाद मार्क्स द एड्रेस ऑफसेट ऑफ द कोड एंड डाटा। अब ये ऑफसेट का कीवर्ड भी अभी हम लोग इस पे आते हैं कि भाई अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना होता है तो वहां पर ऑफसेट का कीवर्ड लगता है। अब ऑफसेट क्या करता है कि भाई एड्रेस को स्टोर करता है, डाटा से एड्रेस उठाता है और कोड में उस एड्रेस को रीड करवाता है, फॉलोइंग आइडेंटिफायर रूल्स। और ये जो है वो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करता हुआ चलता है। अब यहाँ पर लेवल की कुछ टाइप इन्होंने बता दी कि भाई लेवल, डाटा लेवल क्या होता है, मस्ट बी यूनिक। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई आइडेंटिफायर, अब इस इंस्ट्रक्शन में लेवल क्या है हमारे पास, लेवल ये है। अब काउंट के नाम से अगर कोई वेरिएबल बन गया तो आप दोबारा से उस सेम नेम से वेरिएबल नहीं बना सकते। ये हमारे पास डाटा। कोड लेवल क्या है, कोड लेवल की मैंने मिसाल आपको ये वाली दी जो अभी हमने इंप्लीमेंट की। यहाँ पे भी इन्होंने ले लिया, टारगेट के नाम से लेवल उठाया, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ले ली कि भाई मूव AX, BX, और जंप कर गए कहाँ पर, टारगेट पे। कि जब ये तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेंगे, जब इस इंस्ट्रक्शन पे आएंगे ना जंप वाली, तो जंप क्या करता है, वो लेवल ढूंढता है कि भाई अब ये जंप करेगा कहाँ पे, जो आपने लेवल ऊपर या नीचे जो भी बनाया हो। समझ में आ रही है चीज। तो ये जो हमने एग्जाम्पल की थी, ये किसकी एग्जाम्पल थी, ये कोड लेवल की थी। और यहां पर ये जो है वो हमारे पास क्या है, डाटा लेवल। हाँ, इसको ब्रेक करने के लिए कंडीशनल जंप्स आते हैं। कंडीशनल जंप अभी लैब नंबर 4 में आ रहे हैं हमारे पास, आज ही पढ़ेंगे कि भाई ये है, कहलाता है ये अनकंडीशनल जंप है। ये भाई ये चलता रहेगा। लेकिन अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप हमारे पास होता है लाइक JLE लेस देन इक्वल टू फला फला। अभी हम लोग इस पे आते हैं तो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास CMP की भी एक कमांड यूज होती है। तो अब ये कंपेयर करने के बाद डिसीजन आता है कि भाई आइदर विच वन इज ग्रेटर देन विच वन इज इक्वल टू फला फला। उसके बाद कंडीशनल जंप हम वहां पे लगाते हैं। वहां पे JMP यूज नहीं होता। फिर अगर दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो JE यूज होगा, अगर दो वैल्यू आपस में लेस हैं तो JL यूज होगा, अगर लेस देन इक्वल टू है JLE यूज होगा। तो वहां पे ये वाले कंडीशनल जंप यूज होते हैं। अभी आएगी कंडीशन तो उसमें इंप्लीमेंट कर लेंगे, टेंशन नॉट। तो जनाब यहाँ पर कोड लेवल ये हो गए। निमोनिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई निमोनिक्स हमारे पास इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई मूव,